नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस IIT JEE नीट के प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है MMS। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ही इम्पोर्टेंट और वैल्यूबल कंटेंट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अपन जो स्पिरिट क्रैश कोर्स चल रहा है इसके अपन आज चैप्टर लेके आए हो, दैट इज़ ग्रेविटेशनल। और ये पूरा चैप्टर एकदम स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, ईजी भी चैप्टर है, तो इसके मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं। तो ये आपके लिए एक एडवांटेज है कि अगर कोई न चैप्टर नहीं करके जाओ, लेकिन ये जरूर करके जाना है ना, क्योंकि सिंपल आते हैं क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं इसको बिना टाइम वेस्ट किए, चलो। तो इसका वेटेज देख सकते हो, 40 क्वेश्चन आए, यानी कहने का मतलब अगर 24 शिफ्ट में देखूँ तो अपने पास हर शिफ्ट में कितने आ रहे हैं क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन अपन को देखने को मिल जाते हैं। तो वेटेज में अपन को सबसे ज़्यादा वेरिएशन ऑफ जी के ऊपर ज़्यादा, फिर एस्केप वेलोसिटी और सैटेलाइट मोशन, ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो अपन न्यूटन्स लॉ पढ़ लेंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और फिर ग्रेविटेशनल फील्ड आएंगे जिसमें पॉइंट मास की देखेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी जैसे रिंग डिस्क जो भी अपन उनका देख लेंगे, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। और फिर आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वेरिएशन इन जे, हाइट एंड डेप्थ और रोटेशनल का देख लेंगे। फिर आते हैं अपन पोटेंशियल देख लेंगे, रिंग, हॉलो स्फीयर, और मिसलेनियस जो भी प्रॉब्लम है वो देख देंगे, जैसे कि अपन जो टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्रिटिकल एंगल, सॉरी क्रिटिकल एंगल नहीं, क्रिटिकल वेलोसिटी जो भी है इसके वेलोसिटी, सैटेलाइट मोशन, और लास्ट में अपन केपलर लॉ पढ़ने के साथ अपना जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट कर देंगे। प्यारे बच्चों, तो आज का ये जो चैप्टर मैं पढ़ा दूंगा एक बार, ठीक है, उनके शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जरूर लिख देना, और उनके ऊपर थोड़े से PYQ कर देना, ताकि ये जो चैप्टर है आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए और इसमें कॉन्फिडेंस गेन कर सको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले ही न्यूटन्स लॉ दिया था, आपको भी पता है कि 2 ऑब्जेक्ट है ना, 2 ऑब्जेक्ट है, दैट इज M1 और एक ऑब्जेक्ट M2 है। तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है, ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है, दैट इज FG। और अपन जानते हैं कि जो FG होता है वो प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, एंड FG इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 मासेज। तो यहाँ पे इनका दोनों का कंबाइन अपन लिखते हैं, तो यहाँ पे जो FG निकल के आ रहा है दैट इज G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास ये जो डिस्टेंस है बिटवीन R, तो ये अपन पर निकल के आता है जैसे G इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये अपन को पता है। ठीक है, और इसकी जो जी की वैल्यू होती है दैट इज 6.67 इंटू 10⁻11 है ना। इसकी यूनिट अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बस ये अपने पास यूनिट भी आप अगर पूछ ले तो आपको पता होनी चाहिए, और वैल्यू भी पता होनी चाहिए। वैसे तो आपको दिया होगा क्वेश्चन में, बट फिर भी आपको पता हो तो बढ़िया रहेगा, है ना। तो ये अपन को दिया है दैट इज ग्रेविटेशनल जो भी फोर्स है वो एक दूसरे, और ये भी बात याद रखना कि भले मास कितने भी बड़े हो छोटे हो, कहने का मतलब इनका कंपैरिजन, जैसे कि अपने पास एक छोटा मास है ना, एक अर्थ है। ठीक है, तो जितना अर्थ इस बॉडी के ऊपर लगाती है उतने को ये बॉडी भी उस अर्थ के ऊपर लगाता है। ऐसे नहीं कि अर्थ तो ज़्यादा खींच रही है और ये जो ऑब्जेक्ट छोटा सा है वो कम खींच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो फोर्स लगते हैं रिलेटिव, ठीक है, ये आपस में इक्वल होते हैं, ये आपको याद रखना है ना। तो आगे बढ़ते हैं, चलो। तो यहाँ पे वो मैंने सारी चीज़ें समझा दी, यही वो सारी चीज़ें लिखी है, और यहाँ पे वही अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ठीक है, और कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वो अपन ने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ लिया था। अब सुपरपोजिशन सिंपल है कि एक के ऊपर अगर बहुत सारे मास है, उनके कारण एक के ऊपर अगर फोर्स लिखना है तो उनका क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। तो यहाँ से अपने पास जैसे कि M1 है, ये M2 है, हियर इज M3 एंड M0 प्रेजेंट हियर, दैट अपन निकालना चाह रहे हैं इन सब के कारण, ड्यू टू ऑल मासेज ऑन फोर्स M0, ये अपन को निकालना चाह रहे हैं। तो देखो सिंपल है, कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि इस तरफ खींच रहा होगा, अट्रैक्ट अलोंग द जॉइनिंग लाइन। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा F1 है ना, F ऑन 0 पे किसके कारण, 1 ड्यू टू 1, F फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन M0 मास ड्यू टू मास M1 है ना, दैट रिप्रेजेंटेड बाय F01 है ना। तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा F02 F03। तो यहाँ से तीनों का जो अपना अगर मुझको लिखना है, F नेट कितना लग रहा है, दैट इज F1 वेक्टर F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर, और इनका सब का अपन को वेक्टर सम लिखना है।
ये आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस दी है, और ये भी आपको बात याद रखनी है कि जो इनके बीच में आपस में फोर्स लग रहे हैं दैट इज एफ, ये 1 0 है ना, ये 1 पे लग रहा है और नॉट के कारण इनके बीच में जो फोर्स लगते हैं वो दूसरे फोर्स के कारण उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता है ना। ये भी याद रखना है कि इस मास के कारण इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फोर्स में कोई चेंजेस नहीं आते। ये अपन ने यहाँ तक समझ लिया, आगे बढ़े क्या? चलो, तो ये अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया। अब देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें वेक्टर सम करना है और इनके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। और यहाँ पे वो मैंने लिखा है ये चीज़ें कि इंडिविजुअल मास का सम का अपन लिखते हैं, और जो फोर्स एग्जिट कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर वो दूसरे मास से इंडिपेंडेंट रहते हैं, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ये सवाल है, अच्छा सवाल है कि मास एक एम है, कोई भी मास एम है ना, मास एम है, मैं इसको कैसे डिवाइड करूँ कि इनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स है इज मैक्सिमम, देन हाउ मच डिवाइडेड है ना इनटू 2 पार्ट्स, है ना। तो कैसे कर सकते हैं बताओ? तो कैसे करेंगे? सिंपल है, वैसे तो मैं बाद में बता दूंगा। तो आपको क्या करना है, इस टाइप का सवाल आए तो सिंपल है, आपको ये मान लिया एम, सॉरी इसका मास मान लेते हैं एक्स, तो इसका मास क्या हो जाएगा, एम माइनस एक्स हो जाएगा सिंपली, है ना। अगर ये मास एम है देयर मास 2 इज एम माइनस एक्स, इनके बीच की डिस्टेंस डी मान लेते हैं, सिंपल है। तो अपने पास हो जाएगा, सिंपल है, फोर्स की जो इक्वेशन बनेगी दैट इज जी एक्स एम माइनस एक्स, है ना, यही बनेगी, और डी स्क्वायर। अपन को पता है डिस्टेंस सेम रखनी है, बस मास को डिवाइड करना है। तो अपने पास एक फंक्शन निकल के आया दैट इज वाई इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स, और मुझे इसकी वैल्यू मैक्सिमम निकालनी है ना, इसकी वैल्यू। तो मैं क्या कर दूंगा, डी वाई बाई डी एक्स कर दूंगा और इसको 0 कर दूंगा, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा अपने पास, ये एम माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 2x हो जाएगा, और इसको 0 करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज m बाई 2। यानी कि आप इसको कैसे डिवाइड करोगे, m बाई 2 में, आधे आधे जब डिवाइड करोगे तो इनका जो बीच में लगने वाला फोर्स है ग्रेविटेशनल इज मैक्सिमम होगा, है ना। ठीक है, यही क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बस आपको यहाँ तक पढ़ना है, तो ये अपने पास ऑप्शन आ गया। और वैसे भी एग्जांपल के थ्रू भी देख सकते हो, जैसे इसका मास 1, मान लो कि इसका मास 10 था, है ना, m की वैल्यू 10 थी, तो मैं एक बार तोड़ूंगा 9 1 में, ठीक है, 8 2 में तोड़ सकता हूँ ऐसे, और 7 6 5, तो ये हो जाएगा अपने पास 3 4 5, फिर तो वापस 6 4 हो जाएगा ना। तो आपको पता है कि प्रोडक्ट किन का ज़्यादा है, क्योंकि अपन को पता है कि मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है एफ, और मैक्सिमम करना है इसका मतलब प्रोडक्ट मैक्सिमम आना चाहिए। तो यहाँ से अपन लिखे तो ये 9 आ रहा है, ये आ रहा है 16 आ रहा है, ये 21 आ रहा है, ये 24 आ रहा है, हेयर इज 25, एंड वी यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जो यहाँ पे दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है वो मैक्सिमम कब हो रहा है, जब इनके मास 10 के आधे यानी 5 5 है। ये आपको बात समझ में आ गई क्या? चलो तो आगे बढ़ते हैं, ये था इंट्रोडक्शन इस सवाल का, ठीक है। अब वही है, अपन को m0 पे दिखना है इन दोनों के मास, तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, इसकी वैल्यू अपन को पता है क्या हो जाएगी, m0 अपॉन जो भी डिस्टेंस डी है डी स्क्वायर हो जाएगी, इस तरफ भी हो जाएगी m0 अपॉन डी स्क्वायर। ये भी याद रखना कि आपको पता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, है ना, तो ये 60 डिग्री, और जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं और उनके बीच में एंगल 60 डिग्री बनता है, देन वी कैन रिटर्न इज दैट डायरेक्ट 3√2 और 1 को ले लो, है ना, यानी कि ये अपने पास जो एफ नेट आएगा वो डायरेक्ट मैंने लिख दिया, तो ये अपने पास √3 GM1 m0 अपॉन डी स्क्वायर, ये डायरेक्ट अपन ने आंसर लिख दिया ना। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप कर देना, है ना। कैसे करोगे, सिंपल है, ये इस तरफ खींच रहा होगा, ये इस तरफ खींच रहा होगा, और ये इस तरफ खींच रहा होगा, तो दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ भी आ जाएगा और इसका इस तरफ भी है, दोनों को ऐड कर देना सिंपली, है ना। आगे बढ़े, हाँ, ये अपने पास क्या है कि 2 आइडेंटिकल पार्टिकल 2023 के सवाल करते हैं ताकि अपने पास कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना। 1 मिनट में देख लेता हूँ इसमें कितने पेजेस है, कोई बात नहीं, चलो। तो यहाँ पे 2 आइडेंटिकल पार्टिकल इच ऑफ मास m गो राउंड द सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल, है ना, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल। तो ये अपने पास अट्रैक्शन दिया है द एंगुलर स्पीड, है ना, ये अपन को दिया है। तो अपन को पता है कि 2 आइडेंटिकल मास है m और m, और ये क्या कर रहे हैं, आपस में अट्रैक्शन की वजह से घूम रहे हैं। तो आपको पता है कि दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, बीच में इक्वल मास है, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा हेयर प्रेजेंट, ठीक है, तो ये अपन को पता है। चलो ठीक है, और क्या बोला गया है, मास m दिए और राउंड द सर्कल a रेडियस, यानी कि ये a रेडियस में घूम रहे, तो ये भी a रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ से आपको पता है कि
ये ऐसे घूमेंगे सर्कुलर पाथ में ना, किसके अबाउट घूमेंगे, इसके अबाउट घूमेंगे। अपन भी बताए जो बॉडी हमेशा अगर म्यूचुअल आपस में है तो वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा ये इस तरफ जाएगा V1 से, और अगर मास सेम है तो वैसे V से ही जाएगा, V1 अपन नहीं ले सकते, अगर मास अलग अलग होता तो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से जाते। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अपन को पता है कि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा दैट इज Fg, और ये किसका काम करेगा, Fg है वो Fc का काम करेगा। यही तो है जो इसको सेंटीमीटर का काम कर रहा है, जो इसको सर्कुलर पाथ पे घुमा रहा है। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, जी एम स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में, 2a का होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा Fc, एम वी निकालना है क्या, एंगुलर स्पीड निकालना है, यानी कि ओमेगा स्क्वायर ए निकालना पड़ेगा। तो ओमेगा भी अपन निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ से अपने में ओमेगा कितना आ जाएगा बताओ, अपने पास ये आ जाएगा एम से एक एम गया और क्या गया, ओमेगा चाहिए तो ओमेगा आ गया अपने पास, रूट जी एम अपॉन 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 ये हो जाएगा 4 क्यूब। सही लिखा है क्या, अरे हाँ ना बोलो यार, ये तो हो जाएगा क्या, ये हो गया सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो अपने पास ये 2 स्टार वाला भी आता है, सिंपल है। 2 स्टार में ये जैसे अपने पास स्टार होते हैं, मास आइडेंटिकल है, तो ये वी वेलोसिटी जाता है, ये भी वी, तो यहाँ पे भी वही आता है। ठीक है, तो अपने पास ओमेगा जो निकल के आया है वो आया अपने पास, कितना आया बताओ, जी एम अपॉन 4a क्यूब। तो यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा इनका 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ये जाता है 2 पाई रूट 4a क्यूब अपॉन जी ए। ये भी आता है इनके टाइम पीरियड के कितने टाइम पीरियड बाद वापस ये कंप्लीट कर देंगे सर्कुलर में, है ना। ओमेगा यही आ गया। आगे बढ़े, ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद कर लेना, है ना। सिंपल सवाल है, इजी सवाल है। ये अपने पास 3 के लिए, 3 के लिए सिंपल है। आपको क्या करना है, मैं आपको हिंट देता हूँ इसमें, आप ये सवाल करना कि अपने पास ये है ये अपने पास एक सर्कल है और आपको पता है ये तीनों घूम रहे हैं, तो यहाँ पे इसके अबाउट घूम रहे होंगे, है ना, सेंट्रोइड के अबाउट। तो ये अपने पास सेंटर है इस सर्कल का, इसके अबाउट घूम रहे होंगे। ये डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं, ये एल है, तो ये अपने पास कितनी हो जाएगी, L/2। सही लिखा, हाँ, ये L/2 और ये L/2, ये मान लो x है। तो जो x का ये वाला कंपोनेंट, ये अपन को पता है 30 डिग्री होगा, तो यहाँ पे x cos 30 इक्वल टू किसके इक्वल होगा बताओ, L/2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू आती है अपने पास √3/2, यानी कि L/√3। तो अपने पास ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, L अपॉन √3, ये है अपने पास L/√3 है। तो बस इन दोनों का जो नेट आएगा, अपन को भी पता है कि इनका नेट कितना आएगा, क्योंकि एंगल 60 बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। तो ये आपको पता होगा कि दोनों अगर इक्वल है तो अपन डायरेक्ट √3 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो इनका जो नेट आएगा वो FC का काम करेगा, यानी कि यहाँ पे जो F नेट आएगा जो कि √3, और इनका कितना लग रहा है एक के बीच में, Gm² अपॉन L², और वो किसके इक्वल करना है आपको, FC के। तो यहाँ से FC के इक्वल करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, है ना। और वेलोसिटी कैसे लोगे, FC की वैल्यू ये लोगोगे mv² अपॉन r। r क्या है यहाँ पे, ये √/3 हो गया, इजी था। तो ये था अपने पास फोर्स। अभी तक अपन ने फोर्स के बारे में पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है, फोर्स को अपन ने अच्छे से पढ़ लिया। अब आते हैं अपन फील्ड पे। देखो पहले तो एक्चुअली में अपन ने फोर्स देखा, बाद में पता चला फील्ड का, लेकिन बात ये है कि इस फील्ड के कारण ही फोर्स आता है ना। इस फील्ड के कारण ही फोर्स आता है, यानी कि कोई मास है तो वो इस मास के कारण अपने चारों ओर एक ग्रेविटेशनल फील्ड रखता है, और अगर उसमें कोई मास दूसरा लेके आ जाता हूँ तो वो अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे है ना, यहाँ पे फील्ड है इसके चारों ओर, है ना, इस चारों ओर क्या है, फील्ड है, इस अर्थ के मास है, इसके चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड है। इसमें एक मून आ गया तो वो क्या करेगा, इसको अपनी तरफ Fg से अटैक करेगा, ये आपको याद रखना। तो अगर मैं यूनिट मास को देखना है, अगर मुझे यूनिट मास लेके आता हूँ, है ना, 1 kg मास, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगता है ना, जो इसके ऊपर फोर्स लगता है वही अपने पास क्या होता है, फील्ड होती है। तो अपने पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा Fg/m, ठीक है। और इसमें E से नहीं रिप्रेजेंट करते, इसको Ig से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो Ig बनेगा वो Fg/m, ठीक है, ये बन जाएगा। तो यहाँ से अपने पास Fg बनता है m/Ig, ठीक है। यहाँ पे क्या बनता है अपने पास, mg/Ig बनता है,
ये आपको बात अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़े क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो यहाँ पे ये अपन ने पढ़ लिया ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड यही है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? एकदम परपेंडिकुलर इनसाइड होती है ना, इनवर्ड होती है। तो यहाँ पे ये जब भी यहाँ पे कोई भी मास आ जाएगा तो इसको क्या करेगा? अंदर की तरफ खींचेगा, ठीक है। अब यही है ग्रेविटेशनल फील्ड। अब पॉइंट मास के लिए देखूँ तो आपको याद रखनी है, आर डिस्टेंस पर जो पॉइंट मास पर होती है आई जी की वैल्यू, और इसका मास एम है, तो होती है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। पॉइंट मास के लिए इतनी होती है, और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के लिए अलग अलग, देखिए यहाँ पे वही डिफाइन किया गया है। यहाँ पे यूनिट सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है ना, एक्सपीरियंस बाय अनदर फोर्स वही। और यहाँ पे इसका ग्राफ ऐसे बनता है, इन्वर्सली रेडियस के जो भी है अपने पास डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्ने ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, आई जी एम अपन आर स्क्वायर होती है। हाँ तो यहाँ पे क्या बोला है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट फॉलोइंग सिनेरियो। यहाँ पे अपन को बताना है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड ये का वेक्टर क्वांटिटी है, तो अपने डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो वेक्टर क्वांटिटी है जिसके कारण इस तरफ आ जाएगा, इसके कारण इस तरफ आ जाएगा। तो आई जी नेट कितनी हो जाएगी? जीरो, है ना। दोनों सेम डिस्टेंस है, मास सेम, तो दोनों के कारण जीरो आ जाएगी। अब इसके कारण देखनी है तो इसके कारण इस तरफ आ जाएगी, इसके कारण इस तरफ आ जाएगी, नेट इधर आ जाएगी। एंगल डायरेक्ट 90 है, तो आपको डायरेक्ट लिखना है √2 से मल्टीप्लाई करना है ना, आई जी एक के कारण है ना, अगर मुझे नेट लिखना है तो ये से बना √2 और ये जाएगी जी एम अपॉन टी स्क्वायर, ये आ गया आंसर। तो डायरेक्ट ऐसे लिखना सीखो, ठीक है, डायरेक्ट लिखना सीखो। अब क्या बोला है कि मुझे वो डिस्टेंस बतानी है 4 मास से जहाँ पे ये क्या कर रहा हो, कोई फोर्स फील नहीं कर रहा हो। कोई फोर्स नहीं फील कर रहा हो, इसका मतलब क्या है? जो अपने पास फील्ड होगी वहाँ पे जीरो करनी है नेट, तो वहाँ पे फोर्स भी नहीं लगेगा। तो यहाँ से कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, यहाँ पे मान लो कि एक्स डिस्टेंस पर मैं मानता हूँ कि यहाँ पे आई जी की वैल्यू जीरो है, तो यानी कि ये भी पता होगा कि ये इसके कारण इस तरफ आ जाएगी, इसके कारण इस तरफ आ जाएगी, तो दोनों की जो इक्वल होगी तभी तो नेट जीरो होगी। तो यहाँ से मैं लिखूँगा 4m अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये अपने पास किस डिस्टेंस हो जाएगी? d माइनस एक्स, तो यहाँ पर अपने पास हो जाएगा 9m अपॉन d माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखो m से m तो कैंसिल है ना, हेयर इज m को कैंसिल कर दिया, g से g कैंसिल, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/x का होल स्क्वायर, और ये जाएगा 3/d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 2d माइनस 2x इजिकल टू 3x, 5, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई 2d/5। सिंपल था, है ना। आगे बढ़े क्या? चलो, तो ये अपने पास आंसर आता है। अब रिंग के लिए आपको याद रखना है, रिंग के लिए होता है जो आई जी की वैल्यू दैट इज जी एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये निकल के आती है आई जी की वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे इसका ग्राफ भी ऐसे बनता है, मैक्सिमम बनता है, फिर नेगेटिव में ऐसे बनता है ना। तो वहाँ पे नेगेटिव कहाँ पे बनता है? एक्स इज टू r/√2 पे बनता है। यहाँ पे जो ई है, आई जी है, वो मैक्सिमम होती है, अपन को भी पता है, और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये आगे बढ़े, चलो, तो यहाँ पे अपने पास यही निकल के आता है, फॉर्मूला देख लो, है ना। और इसका ग्राफ भी ऐसे इस तरफ जाओगे तो ऐसे बन जाएगा, और यहाँ पे r/2 पे बनती है। आगे बढ़े क्या? चलो, तो ये था अपने पास रिंग के लिए। अब आते हैं अपन स्फेयर पे, है ना। तो स्फेयर में पहले देखते हैं अपन होलो स्फेयर। होलो स्फेयर में क्या हो जाएगा बताओ? तो यहाँ पे अपन को भी पता है कि यहाँ पे जो आउटसाइड होती है वो जी एम अपन आर स्क्वायर होती है, और ये अपने पास जी एम अपन कैपिटल आर हो जाएगा, और इनसाइड इनसाइड जो आई जी की वैल्यू होती है वो जीरो होती है, ठीक है। इनसाइड जो आई जी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? जीरो होती है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़े, चलो, तो ये अपने पास तीनों, और इसका ग्राफ देख लो, अंदर की तरफ जीरो है, फिर वापस बढ़ के घट गई, है ना। और यहाँ पे कितनी हो जाएगी? जी एम अपॉन आर स्क्वायर, क्या यही हो जाएगी ना, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यही यहाँ पे ये जो ग्रेविटेशनल हॉलो सॉलिड के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको तीनों चीज़ें याद रखनी है। वो तो आउटसाइड और सरफेस पे तो जैसे हॉलो में था सेम टू सेम होता है। इनसाइड जो होता है आई जी की वैल्यू, है ना, वो होती है अपने पास जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, ये आपको याद रखनी, ठीक है। इनसाइड होती है जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। यहाँ पे अंदर की तरफ जो रेडियस है वो रेडियस की जो भी डिस्टेंस है उसके प्रोपोर्शनल होती है। तो देखो यहाँ पे ग्राफ ऐसे बन जाएगा, फिर ऐसे बन जाएगा। बात समझ में आ गई है?
यहाँ पे इस 4 क्वाड्रेंट में क्यों बना रहे हो, क्योंकि आप ध्यान से देखो डिस्टेंस पॉजिटिव में है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस पॉजिटिव में जा रहा हूँ, मैं यहाँ से डिस्टेंस मान रहा हूँ पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेगेटिव है, सॉरी 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 सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये नीचे बन जाता है, बाकी कुछ नहीं। ग्राफ वही बनेगा। अगर आप देखोगे आगे अपन पढ़ेंगे 12th का पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, सिमिलर पूरा चैप्टर ऐसा कैसा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे जो टर्म्स है वो चेंज हो जाते हैं, है ना, फॉर्मूले भी सिमिलर बनते हैं वहाँ के। तो वैसे तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद पढ़ा जाता है, लेकिन अपन यहाँ पे 11th का पोर्शन जो पहले कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आगे बढ़े चलो। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ अर्थ इज बेसिकली द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो अपन ने फील्ड पढ़ी, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, जो अपन ने वहाँ पे फील्ड पढ़ी, ये कुछ और नहीं है, जो इसके कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इसके इक्वल होती है। यानी कि जो अपन जी लिख रहे हैं वो कुछ और नहीं, वो आई जी ही है। जैसे छोटे छोटे मास के लिए अपन जो आई जी लिख रहे हैं, वो बड़े मास के लिए क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी यहाँ पे अपने पास आ गया, है ना। तो यहाँ पे अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा अपन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम देंगे। कैसे, देखो अपन जो वेरिएशन है जी में, एक तो डिस्टेंस की वजह से आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको भी बता, अभी जैसे अपने डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे देखी, आई जी ही है, जी क्या है एक्चुअल में, ये अपने पास आई जी ही है, तो आई जी अगर चेंज हो रही है मतलब जी चेंज हो रहा है ना। तो ये जो आई जी है, आई जी वो डिस्टेंस पे वेरी कर रहा है, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे डिस्टेंस है आउटसाइड में जी एम अपन आर स्क्वायर होता है, सरफेस पे जी एम अपन कैपिटल आर स्क्वायर होता है, इनसाइड अगर सॉलिड है, अर्थ वैसे सॉलिड होता है, ठीक है, तो इसका होता है जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू आर के प्रपोर्शनल होता है ना, ये था अपन ने। तो डिफरेंस पे डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे जो जी की वैल्यू अलग अलग है, यानी कि जी एक तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस होगी तो यहाँ पे जी वेरी करेगी। एक होता है इसके रोटेशन की वजह से, अर्थ की रोटेशनल की वजह से यहाँ पे जी वेरिएशन आता है। बस ये दो ही कारण है इसके वेरिएशन के। तो पहले तो अपन इंपॉर्टेंट रोटेशन का इतना है नहीं, अपन डिस्टेंस देखें। तो सबसे पहले अपन आउटसाइड देखते हैं, आउटसाइड यानी कि हाइट एच पे, तो ये अपने पास डिस्टेंस कितनी है, दैट इज आर, तो अपने पास जो स्मॉल आर बनेगा आर प्लस एच। तो यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ फटाफट सारी चीज़ें। सरफेस पे अपन को पता है कितनी होती है, जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और ये जी सरफेस पे, ये अपन जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, और यहाँ से एक और चीज़ है, एक बार जी एम की वैल्यू होती है वो दैट इज जी आर स्क्वायर होती है, ये अभी आपको मेन याद रखना है। अब देखो कि अपने पास ये आ रहा है, और अपन जानते हैं कि जी जो होता है वो जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, है कि नहीं, सॉलिड के आउटसाइड है ना, अपन देख रहे हैं आउटसाइड एट हाइट पे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। और अपन जी एम की वैल्यू क्या रख सकते हैं, जी सरफेस का है ना, ये सरफेस का है, तो जी आ जाएगा अपने पास जी सरफेस का आर स्क्वायर अपन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है, ये अपने पास 100% एक्यूरेट है, एक्यूरेट, इसमें कोई एक्सपेंशन नहीं लगाया अपन ने, बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगाया। ये आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो ना, कहीं पे भी, जी एच सरफेस का है आर स्क्वायर अपॉन ये यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा ना, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये हर जगह आप यूज़ कर सकते हो, ये आपको पहले तो याद रखना है। अब इसमें कुछ एक्सपेंशन है, ठीक है, तो वो अपन थोड़े से क्लियर कर देते हैं। जी हाइट पे जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर है ना, सिंपल है। तो जी एस आर को अपन क्या कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1 प्लस एच है ना स्क्वायर, तो आर से आर कैंसिल, तो यहाँ से अपने पास जो निकल के आता है दैट इज जी, और ऊपर आ जाएगा तो 1, यहाँ पे आर है ना, 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे ये, अब ये अपने पास निकल गया है। अब यहाँ पे इफ़ जो अपने पास इफ़ एच इज़ वेरी लेस देन आर से, है ना, तो अपन को पता है कि इसकी जो वैल्यू आ जाएगी जो हाइट पे, वो जी एस 1 माइनस 2h अपॉन आर, ये डायरेक्ट आपको लिखना है। लेकिन ये कंडीशन है जब एच की वैल्यू बहुत छोटी हो आर से, ये अपन को कंडीशन लिखानी है, ठीक है। ये तो अपन ने लिख दिया, किस पे लिख दिया, हाइट पे। अब डेप्थ पे लिखते ना, एट डेप्थ, डेप्थ पे कैसे लिखोगे बताओ, डेप्थ पे यहाँ से अगर मुझे
इस डी डेप्थ पे देखना है और ये अपने पास आर है इस सेंटर से, तो ये अपने पास अपन को ये भी पता है कि आर है, तो अपने पास डी प्लस जो आर है वो कैपिटल आर के इक्वल है, तो आर आ गया अपने पास आर माइनस डी, है ना, ये आ गया। तो अपने पास जो ये होता है आई जी यानी कि जी डेप्थ पे, वो एक्चुअल में आई जी होती है और जी एम अपॉन आर क्यू होता है ना। तो यहाँ पे जो डेप्थ पे हो जाएगी अपने पास जी अपॉन आर माइनस डी अपॉन आर क्यू, तो यहाँ से आर कॉमन ले लूँगा तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर नीचे हो जाएगा और 1 माइनस डी अपॉन आर हो जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है ये 100% एक्यूरेट है, इसमें भी कोई एक्सपेंशन अपन ने नहीं लगाया, जैसे इसमें तो दिख रहा है अपन को लगाया हुआ, तो यहाँ पे ये एक्यूरेट है, आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है इसमें लिए, बस आपको ये फॉर्मूले दोनों याद है। हाइट पे 2 होते हैं फॉर्मूले, बस आपको कंडीशन देखनी है कि अपन किस हाइट पे निकालना चाह रहे हैं, है ना। तो यहाँ से अपन दोनों फॉर्मूले आ गए, तो इस वही सारी चीज़ें लिखी गई है, बस ये इसका ग्राफ अपन को पता है ऐसे ही बनेगा, सॉलिड है। और ये अपने पास जो एंगल है इसके रोटेशन की वजह से, है ना, रोटेशन के जैसे यहाँ पे जैसे एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है, एंगल जो थीटा बन रहा है और इसको बोलते हैं अपन लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो जी डैश होता है तो वहाँ पे होता है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ जी माइनस स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये अपने पास जी होता है ना, जी डैश। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं इक्वेटर की बात करूँ, है ना, इक्वेटर, तो यहाँ पे थीटा इज 0, और पोल की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे थीटा इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो जी डैश है वो जी के इक्वल है, और यहाँ पे जो जी डैश है वो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोल पे ज़्यादा होता है जी, है ना, जी पोल पे इज ग्रेटर देन जी इक्वेटर पे, बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। तो ये अपने पास ज़्यादा होता है, याद रखना, है ना। और ये क्या बोला गया है, सवाल दिया है कि एट सर्टेन डेप्थ डी पे जो सरफेस बिलो सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 4 टाइम्स दैट्स इट्स वैल्यू ऑफ हाइट 3, यानी कि 4 टाइम्स हो जाती है हाइट से, है ना, 3 आर पे। तो अपन को बताना है कि क्या होगी डेप्थ। तो सिंपल है, अपन को पता है डेप्थ पे जो जी है वो कितनी है, 4 टाइम्स है ना, क्या एक बोलने दिया है कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 4 टाइम्स दैट ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ हाइट, यानी कि 4 टाइम्स हो जाती है ना, किस पे, जी 3 एच पे, 3 आर से। तो बस सिंपल है, यहाँ पे जो लगा देंगे जी एस 1 माइनस डी अपॉन आर इजिकल टू 4, और यहाँ पे क्या जगह है, देखो यहाँ पे अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, बताओ कौन सा करेंगे, 3 आर दिया तो यहाँ पे अपन कर देंगे जी एस आर अपॉन आर प्लस एच के वैल्यू 3 आर, है ना, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से सॉल्व करोगे तो अपने पास वैल्यू पुट करोगे तो सही नहीं सही ये आंसर आ जाएगा शायद, ये आंसर आ जाएगा ना, सॉरी 4 ये अपने पास आंसर आ जाता है ना, 4800 किलोमीटर, ये आंसर आ जाएगा। और क्या बोला है कि देखो अपन डेंसिटी के फॉर्म में दिया, तो अपन ने ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी के फॉर्म में तो निकाला ही नहीं, है ना, निकाली है क्या, बताओ। तो वो अपन निकाल सकते हैं, तो जी होता है अपने पास जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल आर स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। तो जी अपने पास हो जाए जी, ये हो जाएगा अपने पास 4/3 पाई आर क्यूब, सही लिखा है क्या, इंटू रो, है ना, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, सही लिखा। तो बस यहाँ से अपने पास आ जाता है ड्यू टू ग्रेट सरफेस ऑफ द ए एंड बी, है ना, क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, 3, ये अपने पास जो जी निकले आया दैट इज़ 4/3 जी पाई, और अगर सरफेस पे बुलाएं तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो एक आर से आर कैंसिल, आर हो जाएगा और रो हो जाएगा, ये अपने पास होता है। यानी कि यहाँ पे जो जी है वो डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, बस ये कहना चाह रहा है। तो बस एक याद ही दिए, एक याद ही दिए, सॉल्व कर लेना, रेशियो पूछा गया है, रेडियस का भी थोड़ा सा डिफरेंस दिया है, ईजी सवाल था। तो यहाँ पे अपनी जो फील्ड है वो कंप्लीट होती है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अब आते हैं अपन कहाँ पे, बताओ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे। कहाँ पे आते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पोटेंशियल सिंपल है, मैं अगर एक थोड़ी लैंग्वेज बताऊँ इसके बारे में, तो कि इन्फिनिटी से यूनिट मास को, यूनिट 1 kg मास को उसकी फील्ड तक लाने में आर डिस्टेंस में जो अपने वर्क डन किया वही क्या होता है, बताओ, जो एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क डन किया
इज इक्वल टू पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो अपने पास जो एक पॉइंट मास होता है, ठीक है, जिसका मास m है और डिस्टेंस r है, तो यहाँ पे जो v g होता है ना, वो होता है माइनस जी एम अपॉन आर। ये आपको याद रखना, माइनस आता है इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और जो अपन वर्क डन कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उनके बीच में एंगल कितना होता है 180, तो वर्क डन क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पोटेंशियल भी नेगेटिव आता है। पॉइंट मास के लिए ये होता है, और इसके लिए क्या होता है, आर डिस्टेंस या एक्स डिस्टेंस पे जी एम माइनस अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का आता है और ये अपने बस वी जी होता है। ये आपको याद रखना है ना। लिखा क्या है सारी चीज़ें, आपको फॉर्मूले याद रखना है। बाहर की तरफ ये होता है, सरफेस भी हो जाएगा, इनसाइड ये होता है। बताओ क्यों? इनसाइड आपको फील्ड ही नहीं है तो वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा, जितना सरफेस तक किया उतना अंदर का अंदर, तो अंदर भी सेम ही रहता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ इनसाइड कांस्टेंट रहता है, फिर घटने लग जाता है। इजी है, बस एक बार गो थ्रू हो जाओ फटाफट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। वैसे मैं तो ये इसको ऐसे फॉर्मूला याद रखता हूँ, जो अपने पास इनसाइड होता है, इनसाइड क्या होता है अपने पास, जी एम अपॉन 2r³ 3r² माइनस स्मॉल r², ऐसे याद रखता हूँ ना। ये पता नहीं क्या थोड़ा बड़ा लिख दिया, कॉमन ले लिया इसने, तो आप ये याद रखो, जी एम अपॉन 2r³ 3r² माइनस स्मॉल, ठीक है, नेगेटिव में आता है, बस ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसका यहाँ से यहाँ तक अंदर साइड जो बनता है वो पैराबोला बनता है, और यहाँ से यहाँ हाइपरबोला बनता है। दैट्स क्लियर? ओके, ठीक है। तो यहाँ तक ये अपन ने पढ़ लिया, आगे बढ़े क्या? चलो, तो ये बाकी सारी चीज़ें हम थी। अब क्या बोला गया है, इफ़ द v इज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, देन वैल्यू ऑफ सेंटर स्फीयर, है ना। सेंटर पे कितना होता है, अभी जस्ट मैंने देखा, बताया आपको, 1.5 टाइम्स होता है ना। इसका जो सरफेस का कितना होता है, 1.5 टाइम्स। ईजी सवाल, जिसके भी आया है वो तो खुश हो गया होगा, है ना। ये तो छोड़ के आगे मतलब फिर आप पढ़ ही क्या रहे हो, तैयारी नहीं है फिर तो आपकी, मतलब, है ना। ईजी था ये, 12th बोर्ड से भी कम ईजी लेवल का। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी। वहाँ पे मैंने अभी डेफिनेशन बताई पोटेंशियल की, ग्रेविटेशनल की, कि अपन यूनिट मास को इन्फिनिटी से उसके फील्ड में लेने आने के लिए जो वर्क डन करते हैं वो, है ना, जो अपन करते हैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के, यहाँ पे यूनिट मास ना होके पूरा मास को लेके आते हैं ना। कैसे? जो अपन ने वर्क डन किया पी पोटेंशियल, ध्यान से देखना, वी पोटेंशियल, तो जो अपन ने वर्क डन किया वो अपने पास पोटेंशियल था 1 यूनिट मास के लिए, तो m यूनिट मास के लिए जो अपन लेके आते हैं दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ये अपने पास u हो जाएगा, अपन जानते हैं माइनस जी एम ए स्मॉल m अपॉन क्या हो जाएगा r, बस ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। एक सिस्टम को दो सिस्टम, जैसे कि यहाँ पे दो सिस्टम है जिसका मास एक कैपिटल M है एक स्मॉल m है, डिस्टेंस r है, तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी मैंने लिखी है वो कितनी होती है, माइनस जी एम स्मॉल m अपॉन r, है ना। ये आपको याद रखना है। तो ये था अपने पास पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब 3 सिस्टम की भी आप निकाल सकते हो, है ना। 3 सिस्टम की कैसे निकालोगे, एक तो इसको लेके आए हो फिर इसको लेके आए, तो यहाँ पे देखो जो यहाँ पे आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी, एक तो अपने पास 3 पेयर बन रहे हैं ना, तो 3 पेयर बनेंगे तो कितना हो जाएगा, U12 प्लस U13 प्लस U23, है ना, यही बनेंगे, बस 3 पेयर बनेंगे, इनकी सबकी लिख देना, डिस्टेंस के बीच में मास और ये सारी चीज़ें अपन लिख देंगे। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी का था, इतना ज़्यादा पूछते नहीं है तो अपन इतना ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। अब आते हैं अपन इसके वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी के ऊपर भी काफ़ी सवाल आए हुए हैं। तो इसके वेलोसिटी का सवाल कैसे करेंगे, सिंपल है। इसके वेलोसिटी का मतलब ये है कि मैं इस अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है उसको कितनी मिनिमम वेलोसिटी दूँ कि ये इन्फिनिटी पे चला जाए, इसकी फील्ड को तोड़ के इन्फिनिटी पे चला जाए, इनकी फील्ड का कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने वी वेलोसिटी दी, जिसको वी ई बोलते हैं, और ये इन्फिनिटी पे चला गया ना, जहाँ पे इसकी यू भी जीरो है और के भी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, ये यहाँ पे आ गया। तो अपन को पता है कि यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस काइनेटिक फाइनल। तो यहाँ पे तो ये दोनों जीरो हो गए, है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा अपने पास, ये होती है माइनस जी एम स्मॉल m अपॉन आर कैपिटल आर हो जाएगा, प्लस हाफ m वी ई का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो इस तरफ आएगा तो अपने पास जो वी ई की वैल्यू आती है दैट इज 2 जी एम अपॉन स्मॉल आर, है ना, ये निकल के आता है।
अगर मैं यहाँ पे ये स्मॉल आर लेता हूँ तो बात समझ आ गई क्या? तो ये अपने पास इसकी वेलोसिटी आती है। ये तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एंगल पे भी डिपेंड नहीं करती, आप कैसे भी एंगल पे फेंको ये अपने पास, और इसकी वैल्यू भी अगर आप पुट करें कैपिटल आर रख के तो अर्थ के लिए है ना, मैं यहाँ पे पेन चेंज कर देता हूँ, फॉर अर्थ जो अपने पास वी ई की वैल्यू होती है लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना, पर सेकेंड होती है, ये भी याद रखना है, किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में वो कितना दूर होना चाहिए एकदम, कितना 11.2 किलोमीटर, तब जाके ये इनकी फील्ड को तोड़ देगा। ऐसी आपको वेलोसिटी देनी है। तो ये अपने पास था इसकी वेलोसिटी। अब यहाँ पे ये कि अगर मैं इसकी वेलोसिटी से थोड़ी ज़्यादा दे दूँ तब क्या होगा, तब आपको ये याद रखना है कि अपन को पता है कि जब ज़्यादा दिए तो अपन वहाँ पे काइनेटिक जीरो की थी, तो अब काइनेटिक जीरो नहीं होगी, तो आपको वहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी वो आपको याद रखनी है कि वी सरफेस का स्क्वायर माइनस वी ई का स्क्वायर। ये वहाँ पे वो कितनी स्पीड से चल रहा होगा ये ऑब्जेक्ट, है ना, वी, है ना, वी डैश मान लेता हूँ, ये कितनी चल रहा होगा, तो अपन को ये दिया, यानी वैल्यू पुट करोगे, वी की वैल्यू अपन जानते हैं √2, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, है ना। ये था। अब आते हैं अपने पास इसके वेलोसिटी की, ये सारे जितने भी अपन ने लिख दिए। देखो यहाँ पे एक तो मास के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है, आप कितना भी बड़ा मास लो, छोटा मास लो, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, और एक है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसके ऊपर सवाल भी आया हुआ है ना। तो यहाँ पे देखो अगर मैं 45 एंगल पे फेंकता हूँ, है ना, फिर अपवर्ड फेंकता तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, 11 ही रहेगा, ईजी है, ठीक है। ये था अपने पास इसके वेलोसिटी का, जो मैंने यहाँ पे कंसेप्ट बताया इंपॉर्टेंट, वो आपको अच्छे से याद रखने, ठीक है। अब आते हैं अपन सैटेलाइट मोशन पे। सैटेलाइट मोशन क्या होता है, सैटेलाइट मोशन बताओ, ठीक है, यानी कि एक सैटेलाइट है वो एक ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, इसको अपन बोलते हैं सैटेलाइट। तो आपको पता है कि ऑर्बिट को यहाँ पे क्या खींच रहा होगा, ये अर्थ एफ से खींच रहा होगा, है ना। तो ये जो एफ है वो किसका काम करेगा, एफ का काम करेगा कि नहीं, है ना, ये एफ का काम करेगा। तो यहाँ से बस वही लिख देते हैं, इनका मास m था, कैपिटल M है, तो यहाँ से एफ क्या आ जाएगा अपॉन आर स्क्वायर, सही लिखा है, और ये हो जाएगा एम वी, इस ऑर्बिटल है ना, इसका ऑर्बिटल, और आर से एक आर गया, एम सी ए इसका एम गया, तो वी नॉट आ रहा है अपने पास √GM अपॉन आर। और आपको ये भी पता है कि जो वी नॉट है वो √2 टाइम्स है वी ई से, सॉरी उल्टा लिख दिया, वी ई है वो √2 टाइम्स है वी नॉट की, है ना, सही लिखा, अब सही लिखा, है ना। तो ये अपने पास ऑर्बिटल वेलोसिटी निकल के आती है, ठीक है। तो ये अपने पास, और टाइम पीरियड भी निकल गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी ये आ गई टाइम पीरियड। और अपने पास पोटेंशियल एनर्जी आती है, देखो पोटेंशियल एनर्जी अपन जानते ही है, काइनेटिक हाफ एम वी की वैल्यू पुट करोगे ये आ गई, टोटल दोनों का पोटेंशियल है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ये आती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, काइनेटिक और ये दोनों इक्वल आती है ना, तो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, है ना, दोनों इक्वल है, और क्या, टोटल एनर्जी इक्वल है, और जो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल तो है लेकिन आधी है ना, यानी कि जो टोटल एनर्जी है वो U/2 है, समझ में आ गया। तो ये भी आपको रिलेशन याद रखना है। आगे बढ़े, अब आते अपना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो अर्थ के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हो, किसी पर्टिकुलर एक एरिया का अगर मुझे देखना है, एक एरिया का अगर मुझे विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है, तब ये काम आती है, ठीक है। तो यानी कि एक अर्थ है, एक सैटेलाइट है, ठीक है, यहाँ से, और ये एक्चुअल में हाइट भी अपन को पता है कितनी होती है, निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो टाइम पीरियड है, जितना ये ओमेगा से घूम रहा है, ये भी इतने ओमेगा से घूमेगा तभी साथ में, और ये बिल्कुल यहाँ पे आएगा तब ये, यानी कि अगर मुझसे मेरे ऊपर सैटेलाइट है जियो स्टेशनरी, तो वो जैसे मैं घूम रहा हूँ मेरे को स्टेशनरी दिखेगी, यानी मेरे रेस्पेक्ट में वो एकदम रेस्ट पे दिखेगी, ठीक है, रुकी हुई। तो ये आपको याद रखना है ना, स्टेशनरी, इसका टाइम पीरियड जितना होता है अर्थ के बराबर होता है, और हाइट निकल के आती है दैट इज़ लगभग 6 आर के इक्वल, ये भी याद रखना ना। और ये इक्वेटर पे पॉसिबल है फोरकास्टिंग के लिए, वेदर के देखने, है ना, इक्वेटर पर रखते हैं, आपको याद होना चाहिए ना थोड़ा सा डेटा, ये एनर्जी अपन ने पढ़ ली थी। आगे बढ़े, चलो। तो ये मैंने वही बताया, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, जो टोटल एनर्जी है उसका नेगेटिव होता है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी में जो आपस में बांधे रख रहा है, कौन रख रहा है, टोटल एनर्जी बांधे रख रहा है,
उसको कि मैं दे रहा हूँ एनर्जी तोड़ने के लिए, तो वही होता है। तो इसका नेगेटिव हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी। बस ये था, इस फील्ड से मुक्त कराना है। और ये पे सारी चीज़ें सैटेलाइट मूव हो रही है। तो अब क्या बोला गया कि इफ़ द एनर्जी, देखो सवाल अच्छा है, इफ़ द एनर्जी ई इज़ एनर्जी ऑफ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, है ना, टोटल एनर्जी है। ई क्या है? टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज E/2। देखो पहली बात तो ये जो ई होगा वो U/2 होता है, तो इसका 2 टाइम्स होता है गलत स्टेटमेंट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट रिटर्निंग ऑर्बिटर इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल एनर्जी। सही लिखा है क्या? अरे सही लिखा है क्या? हाँ सही तो है, बस ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ये वाला। सही लिखा है, सही लिखा है। हाँ सॉरी, क्या लिखा है कि हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी वो तो दोनों इक्वल होते हैं, सॉरी हाँ मैंने गलती कर दी, यहाँ पे दोनों इक्वल थे, है ना, मैंने अभी देखो दिया लिखा है अभी है यहाँ पे, ये देखो ये इक्वल होते हैं ना, तो ये आपको मैंने याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ये हो गया अपने पास। और क्या बोला है कि टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट्स, द सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट इज डिक्रीज बाय 1/4 देन न्यू टाइम पीरियड। अपन अभी जानते हैं कि जो टाइम का स्क्वायर होता है वो R³ के इक्वल होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो टाइम पीरियड निकल के आएगा दैट इज T1 T2 अपन T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R2 अपन R1 का क्यूब। तो रेडियस देखो क्या दिया है, टाइम पीरियड अपन को 24 पता है वैसे, वो तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा अपने पास डिक्रीज बाय 1/4, है ना, 1/4 कर दी, ये अपने पास R1/4 हो जाएगी। तो यानी कि R1 और R1 की पावर 3, तो कितना हो गया, यहाँ से अपने पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, T2 निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा ये आ जाएगा 1/4 की पावर 3/2 इंटू T1। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 8 यानी कि 24/8 यानी कि 3 आवर्स हो जाएगा। सिंपल था, है ना, बस आपको रेशियो देखना था। तो ये आपको याद रखना है डायरेक्ट, ये आपके लिए होमवर्क है, अच्छे से याद करना। अब आते हैं अपन लास्ट जो टॉपिक है दैट इज़ केपलर लॉ। और केपलर लॉ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब टाइम हो चुका है अपना। 3 केपलर लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ ऑर्बिट लॉ था, है ना, क्या बोला है कि इन्होंने जो प्लेनेट मूव करते हैं वो इलिप्टिकल, बाद में सन फोकस पे होता है। देखो पहले तो मैं इलिप्टिकल बता देता हूँ। इलिप्स क्या होता है कि ये अपने पास सर्कल होता है, उसको अगर मैं एक थोड़ा सा कंप्रेस कर दूँ ऊपर से तो अपने पास वो क्या बन जाता है, इलिप्स। और इसको अपन बोलते हैं सेम मेजर एक्सिस, और इसको बोलते हैं सेम माइनर एक्सिस। यहाँ पे एक टर्म्स आता है दैट इज, इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, ठीक है। और इसको कैसे निकालते हैं, दैट इज B² इज इक्वल टू A² 1 माइनस A², ऐसे निकालते हैं, है ना, ये ऐसे निकालते हैं। और इन्होंने ये बोला कि जो ये हैं ये फोकस होते हैं दोनों इलिप्स के। तो यहाँ पे किसी न किसी एक फोकस पे अपने पास सन होता है ना, क्या होता है, सन। और यहाँ पे ऑर्बिटल के अराउंड क्या करते हैं, ये घूमते रहते हैं, ये अपन को पता होना चाहिए। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें दिए और ये घूमते रहते हैं। तो इन्होंने एक तो पहला तो ये लॉ दिया था। सेकेंड लॉ ये बोला था कि जो यूनिट टाइम में एरियल जो वेलोसिटी है ना, यहाँ से यहाँ तक आया, मान लो dt टाइम है, और उसने एरिया कवर किया dA, तो इनका जो dA/dt जिसको अपन बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, एरियल वेलोसिटी वो कांस्टेंट होती है। वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और वो किसके इक्वल होती है मैं वो भी बता देता हूँ, एंगुलर मोमेंटम बाय 2m, ठीक है, इसके मास के इक्वल होती है। क्या ये बात आपको समझ आई? अब एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व है, बताओ कैसे, कि देखो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे ये हिंज यहाँ पे है, और इन फोर्स का जो एप्लीकेशन डायरेक्शन है वो हिंज के ऊपर ही है ना। तो फोर्स का जो एप्लीकेशन पॉइंट है वो हिंज के ऊपर, यानी कि यहाँ पे जो अपने पास नेट टॉर्क लगेगा वो 0 लगेगा, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। अपन ने वहाँ पे रोटेशन में अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पे वही लिखा गया है, देखो सेकेंड लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे एरियल कांस्टेंट रहता है। अब जो लास्ट लॉ है दैट इज़ केपलर का ये वाला लॉ। तो जो आप बोला है कि T² है वो प्रोपोर्शनल टू AQ, यानी कि सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड का स्क्वायर।
तो ये इन्होंने 3 लॉ लिए थे, है ना, 3 लॉ दिए थे। और यहाँ पे अपन ग्रेविटेशनल को कंप्लीट करते हैं। अब मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। पहले तो ये चैप्टर ईजी है ना। मैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर देता हूँ कि आप लास्ट तक बने रहे इस चैप्टर में, है ना। अब मैंने जो पढ़ा है, जितने भी कंसेप्ट पढ़ा है अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। और आपको क्या करना है, इन कंसेप्ट के बाद अच्छे से रीड करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है इनके, और पीवाईक्यू करना है, इसके ऊपर कुछ पीवाईक्यू कर लेना, और टेस्ट दे देना और उनका एनालिसिस करके जाना, है ना। तो इससे आपको पता चलेगा कि मैं गलतियाँ कहाँ कर रहा हूँ इसमें। तो आपको एनालिसिस ज़रूर करना है। और मिलता हूँ आपको नए लेक्चर में। तब तक के लिए आपको ये अच्छे से पढ़ के रखना है सारी चीज़ें ना। बाकी वीडियो में लेके आता रहूँगा, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको नए लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।